हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटेड। और जैसे कि हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में प्लानिंग की थी, हमारे PYQ सीरीज का दूसरा वीडियो है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग यूनिट का। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मनी। मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी अगर मैं वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकता हूं तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है, तो इट इज यूनिट ऑफ अकाउंट, दैट इज ऑप्शन सी। फिर हम आते हैं, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हमें मिसिंग फिगर्स को फिगर आउट करना है। तो लोन हमें 80% दिया हुआ है और LRR हमें 20% दिया हुआ है। तो अगर मैं 800 का 20% निकालूं तो मुझे मिल जाता है 160। तो 800 में से 160 निकालेंगे तो पहला आंसर हो गया हमारा 640। अब 640 वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ये है, एक ये है और एक A, C एंड D। सेकेंड, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक इनिशियल डिपॉजिट 1000 नहीं हो जाते। कब तक चलता रहेगा? जब तक इनिशियल डिपॉजिट 1000 नहीं हो जाते। तो लास्ट ऑप्शन में 1000 कहाँ पे? एक बी में है, लेकिन बी में तो आगे 640 नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट इज यहाँ पे 640 आएगा, यहाँ पे 5000 आएगा, यहाँ पे 4000 आएगा और यहाँ पे 1000 आएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक अगर आप लोगों को समझना है तो समझो, इनिशियल डिपॉजिट जो टोटल होता है वो इनिशियल डिपॉजिट के हमेशा इक्वल रहेगा। किसका टोटल? लीगल रिजर्व रेशियो का जो टोटल रहेगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। तो यहाँ पे 1000 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1000। अगर मैं अब LRR निकालू, दैट इज 1/LRR, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR, तो मुझे मिलेगा 1/20%, दैट इज 5 टाइम्स। अब इनिशियल डिपॉजिट को अगर मैं 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5000। तो टोटल कितना डिपॉजिट क्रिएट हुआ है? टोटल 5000 का डिपॉजिट क्रिएट हुआ है। अब 5000 में से अगर 1000 रुपये का मैं रिजर्व रख रहा हूं तो बचा कितना मेरे पास? 4000, जिसका मैंने लोन दिया था, तो वो 4000 यहाँ पे आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 640, 5000, 4000 एंड 1000। Second is, money is an asset which can be stored for use in future. Money is an asset which can be stored for use in future. In the light of given statement, identify the function of money that can be stored in use for future. इसका आंसर हो जाएगा आपका store of value, कि money is an asset that can be stored for use in future. Question number 4. Money supply M1 in India does not include demand deposits with commercial bank. ये गलत हो गया, क्योंकि मनी सप्लाई M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। मनी सप्लाई रेफर्स टू द एसेट अवेलेबल विथ कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट रेफर्स टू द एसेट्स अवेलेबल विथ कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाए तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। Miss Ansari, a teacher, was explaining in her class about various types of deposits with commercial banks. She quoted that these deposits form a part of M1 measure of money supply and are payable on demand by commercial banks. Identify the type of deposits she was explaining about and choose the correct alternative. यहाँ पे कौन से टाइप के डिपॉजिट्स की बात हो रही है? सबसे पहले तो जो डिपॉजिट्स जो पेएबल ऑन डिमांड हो उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स कहेंगे। उसके अलावा कोई और डिपॉजिट की बात हो रही है? कोई और डिपॉजिट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ओनली डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज ए, ओनली 1। In the Indian economy,
डैश आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज अ लीगल टेंडर मनी। इंडियन इकोनॉमी में क्या चीज़ है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज लीगल टेंडर मनी? Coins of all denomination, currency notes of various denominations except 1 rupee note, demand deposits alternative। तो 1 rupee नोट जो है दैट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकेंड ऑप्शन। डैश फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करेगा? Central Bank, that is RBI. It is formulated by Central Bank of our country. In the web of financial interactions, when individuals harmoniously enter into agreements to honor the repayment of a loan at a designated point in future, they are engaging in which pivotal function of money? Web of financial interactions, when individuals enter into an agreements to honor the repayment of loan at designated point in future, they are engaging in which pivotal function of money? यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा pivotal function of money यूज किया जा रहा है। ऑप्शन ए है अ सेफ प्लेस टू कीप द वेल्थ, नहीं। अ टूल दैट हेल्प्स टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नो। A bridge between people who want to buy things and people who want to sell things, या फिर a steady foundation that helps to agree on how to settle debts or loans at later time। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रीपेमेंट ऑफ लोन की बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इट इज़ अ स्टडी फाउंडेशन दैट हेल्प्स टू एग्री एंड ऑन हाउ टू सेटल डेट्स और लोन्स एट अ लेटर टाइम। फिर है पंजाब नेशनल बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 80,000 एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 10%। तो अगर 80,000 का 10% रिजर्व रिक्वायरमेंट है एंड इफ द बैंक डिसाइड्स टू होल्ड रिजर्व इक्वल टू 20% ऑफ द डिपॉजिट्स इंस्टेड ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट, हाउ मच एक्सेस रिजर्व डज द बैंक होल्ड? अगर 80,000 का 10% मैं करूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 8,000। कितना मिल गया? 8,000। इफ द बैंक डिसाइड्स टू होल्ड रिजर्व्स इक्वल टू 20% ऑफ द डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट, हाउ मच एक्सेस रिजर्व डज द बैंक होल्ड? अगर बैंक बोलता है कि 10% की जगह 20% करना है तो इसका डबल हो जाएगा, दैट इज 16,000। तो हमें एक्सेस और कितने की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ 8,000। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ 8,000। यहाँ पे 16 नहीं टिक करना है क्योंकि हमें लिखा गया हाउ मच एक्सेस रिजर्व। मुझे ये बताना है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कितना आएगा, हमें टोटल की बात नहीं की गई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट? डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर ऑफ मनी, ये भी सही है। कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक, ये भी सही है। एक्सेप्ट्स डिपॉजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। The total stock of money in circulation among the public dash is called as money supply. The total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called as money supply। ये money supply का आपका definition हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा correct option is at a particular point of time। उसके बाद suppose money created by the bank system is 1,000 and primary deposit is 250, the respective values of deposit multiplier and reserve ratio would be dash and dash। deposit multiplier and reserve ratio, तो अगर मैं बोलूँ कि 1,000 रुपीज़
का मनी क्रिएट हुआ है उसमें से प्राइमरी डिपॉजिट 250 था, तो ये हो जाता है आपका 25%। और जहाँ पे भी आपको 25% दिख रहा है, रिजर्व रेशियो कितना हो गया 25%। तो अगर 25% दिख रहा है तो ये हो जाता है हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए 4,25%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 25। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश एंड डैश। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड डैश एंड डैश। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग। तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट आएगा, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं आएगा डिमांड डिपॉजिट्स में। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी आता है और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज 1 and 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये उनका फंक्शन है। कस्टोडियन ऑफ गोल्ड रिजर्व भी फंक्शन है। फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक फंक्शन है। कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट कौन प्रिंट करता है, इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये इनका फंक्शन नहीं हो जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फिर क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल मेजर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी बिकॉज दे आर नॉट रियली अ मेथड ऑफ पेमेंट बट अ मेथड ऑफ डेफरिंग पेमेंट। डेफरिंग पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट्स। व्हेन यू बाय अ when you buy a meal with a credit card, the bank that issued the card pays the restaurant the amount that is due. At a later date, you will have to repay the bank, perhaps with interest. For this, you might use the money in your demand deposits, and that money is included in the economics stock of money. Which of the following can happen with an increased use of credit cards in an economy? यहाँ पे हमें ये कहना चाह रहा है कि जब हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हमारे बदले एक बारी के लिए बैंक पैसे भरता है और बाद में हमें बैंक को पैसे देने होते हैं, दैट टू विथ इंटरेस्ट। तो अगर मेरे पास डिमांड डिपॉजिट्स में से यूज़ करने के लिए पैसे हो तो मैं वो प्रीफर करूँगा। तो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ बढ़ जाता है तो उससे इकोनॉमी में क्या होगा हमें ये बताना है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन मनी डिमांड या फिर डिक्रीज इन मनी डिमांड। सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन मनी डिमांड, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ ज़्यादा यूज़ करनी शुरू कर दी तो हर बार हमारे बदले बैंक पेमेंट करता रहेगा और हमारी जो मनी की डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हमें कैश इन हैंड कम चाहिए होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, दैट इज डिक्रीज इन मनी डिमांड। Assertion: notes and coins are the only source of money supply in the economy. Reason: demand deposits with commercial bank is also a component of money supply. Notes and coins are the only source of money supply in the economy, ये गलत है। तो अगर assertion गलत है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, that is option D. A is false but R is true. Demand deposits are considered as convenient mode of payment for execution even the high value transaction, ये सही है। Demand deposits are not withdrawable in nature and cannot be withdrawn against issue of checks and other similar instruments of payment, ये गलत है क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स को मैं चेक्स के थ्रू भी विड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है A is true but R is false. M1 is the least liquid measure of money supply, galat, because M1 is considered as the most liquid measure of money supply और least liquid कौन सा हो जाता है, M4 is the least liquid measure of money supply। तो अगर A ही गलत हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, that is option D, A is false and R is true। ये थोड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन है। इन अ 40-minute लॉन्ग स्पीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द डिमोनेटाइजेशन ऑफ existing notes of 500 and 1000 during a televised address. On Tuesday evening, Modi announced
that the notes of 500 and 1000 will not be legal tender from midnight and this will be just worthless piece of paper. PM also urged people to join this Mahayojana against the ills of corruption. What is demonetization and why was it done? अब हमें यहाँ पे आंसर करना है, अंडर हुज परव्यू डज द इशू ऑफ न्यू करेंसी फॉल इन, किसके अंडर ये चीज़ें आती है? सो इट कम्स अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. विच टू करेंसी डिनोमिनेशंस वर डिमोनेटाइज, कौन कौन सी करेंसीज को हमने वो टाइम पे डिनोमिनेटाइज किया था? दैट वाज ₹500 and 1000 नोट्स. डैश इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो हम बात कर रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इशू करती है? कॉइन्स एंड ₹1 नोट्स. ₹1 करेंसी नोट इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री. Again, elaborate the bankers bank and supervisor function performed by Reserve Bank of India. यहाँ पे मुझे bankers bank and supervisor as a function explain करना है. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? Central bank accepts deposit from commercial banks. Also advances loans to them as and when required. अगर commercial bank को लोन चाहिए होता है तो वो कौन प्रोवाइड करता है? Central bank. It maintains reserve of all the commercial banks and utilizes it to settle interbank claims. Being the supreme authority of banking system, it acts as financier of last resources, lender of last resources. कि जब कमर्शियल बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो लास्ट में कौन हेल्प करता है उनकी? RBI. It forwards short-term credit to commercial banks. It also provides short-term credit to commercial banks against approved securities. The central bank supervises, regulates and controls the commercial banks. कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स के एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि लाइसेंसिंग हो गया, ब्रांच एक्सपांशन हो गया, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अमेलगमेशन हो गया या फिर लिक्विडेशन हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने का काम भी कौन करता है? RBI. सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास जो सरप्लस फंड होता है वो सेंट्रल बैंक के पास पार्क करेंगे और उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा. दिस इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट. सो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड विथ सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी. अगर मुझे क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल करना है, मतलब कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना है, तो कमर्शियल सेंट्रल बैंक क्या करेंगे? दे में इंक्रीज और डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट. अगर मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो मैं रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दूंगा. अगर मुझे डिफ्लेशन को कम करना है, दैट इज मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो मैं उसको कम कर दूंगा. सो इट इंक्लूड्स कमर्शियल बैंक टू ट्रांसफर मोर लेस funds to central bank, which in turn reduces या increases the lending capacity of commercial bank. As a result, credit creation by commercial banks may be reduced or increased. ये हो जाता है आपका defined reverse repo rate. And discuss briefly how the instrument helps in controlling credit creation by commercial banks. फिर है the process of credit creation. The process of credit creation by commercial banks comes to an end when the total of required reserves become equal to initial deposits. With the help of a numerical example, prove that the given statement is true. यहाँ पे हमें पूरा का पूरा ये मनी मल्टीप्लायर वाला टेबल और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ समझाना है. तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो उसके दो एजम्पशन है, दैट इज ऑल द बैंक्स आर 1 यूनिट और दूसरा सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आर रूटेड थ्रू बैंक. फिर अगर मेरे पास ₹1000 एज इनिशियल डिपॉजिट आता है एंड आई एज्यूम LRR टू बी 20%, तो अगर मैं ₹1000 में से 20% लोन रिजर्व रखूँगा तो मैं लोन कितने का दे पाऊँगा? 800 का. अब जबकि सारे बैंक्स एक ही यूनिट है तो ये पैसा फिर से बैंक के पास गया.
इसमें से मैं फिर से 20% रिजर्व रखूँगा और 640 का लोन दूंगा। अगेन ये पैसा बैंक के पास गया, मैं उसमें से 20% का रिजर्व रखूँगा और 512 का लोन दूंगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक इनिशियल डिपॉजिट मेरे टोटल रिजर्व्स के इक्वल नहीं हो जाता। फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा LRR आएगा, आई मीन मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR, दैट विल बी 5 टाइम्स। 1/20% करोगे तो आपको 5 टाइम्स मिलेगा आंसर, और उसको मैं इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितनी डिपॉजिट्स हमारे पास आई है और उसमें से मैंने कितना लोन दिया और कितने रिजर्व रखे। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। When a commercial bank receives initial primary deposit, say 1000, as per the requirement of central bank, it has to maintain some reserve. The remaining amount is made available for loans. The lent sum of money is received back in the next round of deposits as a secondary deposit. यहाँ पे कैलकुलेशन देख सकते हो आप लोग। टोटल डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1/LRR, दैट विल गिव मी 5000, और उसका ये गलत है, तो मुझे यहाँ पे 5000 आंसर मिल गया। अब इसका भी अगर मैं 20% निकालूंगा, तो अगर आप 5000 का 20% निकालते हो तो आपको आंसर मिलता है 1000, जो कि मेरा रिजर्व हो जाता है, टोटल रिजर्व्स। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट्स, रिजर्व एंड लेंडिंग कंटिन्यूज टिल इनिशियल डिपॉजिट बिकम इक्वल टू द टोटल सम ऑफ रिजर्व्स। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। फिर है डिफाइन मनी मल्टीप्लायर। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मल्टीप्लायर? तो मनी मल्टीप्लायर इज अ प्रोसेस, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स विथ रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। कि जो जो इनिशियल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है, वो इनिशियल डिपॉजिट से कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाती है कमर्शियल बैंक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। Second question is credit creation is inversely related to reverse deposit ratio. इसका मतलब होता है LRR, legal reserve ratio. Justify the given statement using a hypothetical example. So reverse deposit ratio is the minimum reserve which a commercial bank must maintain as per the instruction of central bank. अगर क्रेडिट क्रिएशन, अब हमें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझाना है, तो मैं एज्यूम करता हूँ पहली सिचुएशन जहाँ पे 1000 रुपीज़ का इनिशियल डिपॉजिट आया है और मैं रिजर्व रेशियो ले रहा हूँ 0.2%, तो ये हो जाएगा आपका 5000। फिर सेकेंड सिचुएशन में मैंने 0.5 लिया है, तो ये हो जाता है 2000। तो क्या वो इन्वर्सली रिलेटेड है? बिल्कुल इन्वर्सली रिलेटेड है, क्योंकि अगर मैं रिजर्व रेशियो को बढ़ाऊंगा तो मेरा जो मनी क्रिएशन है, जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है, वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे रिजर्व रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम होती जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर जैसे जैसे मैं रिजर्व रेशियो को कम करता जाऊंगा वैसे वैसे क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज Reserve Bank of India has sold government securities worth rupees 8,710 crores in the secondary market over the last 4 weeks to drain out excessive liquidity. Identify the likely cause and consequences behind this type of action plan of Reserve Bank as per the following news published in Economic Times on 26th December 2021। तो यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8,710 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। अब इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। सो द गिवन इंस्टेंस वेयर RBI हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट इंडिकेट्स टूवर्ड्स इन्फ्लेशन, क्योंकि उन्होंने बेचा है, as a possible cause behind the action taken by RBI. By selling of the government security,
RBI withdraws money from circulation and thereby reducing the lending capacity of the commercial banks. जब RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेची तो उन्होंने बेचने के लिए सामने पैसा लिया होगा, तो मार्केट में से उतना पैसा कम हो गया और इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जो लेंडिंग कैपेसिटी थी वो अब कम हो जाएगी. In this process, the economy will experience contraction of credit, leading to reduction in consumption and investment of demand. Consequently, the inflationary pressure in the economy will get eased out. तो ये हो गया कि RBI ने अगर इतनी सिक्योरिटीज़ बेची तो वो क्यों बेची थी, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी. और वो करेक्ट कैसे हुई कि पैसा उनके पास आ जाएगा, मार्केट में से कम हो जाएगा, तो कमर्शियल बैंक भी उनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट होगा. सो दिस इज़ हाउ यू विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. और इसी के साथ हमारा मनी एंड बैंकिंग का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.